Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. जैब की एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो आ चुकी हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी अब बहुत पास आ चुके हैं बिकॉज नवंबर इज़ नियर बाय. तो आई होप आपने अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर ली है बिकॉज दिस इज़ द आइडियल टाइम. अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो ये बिल्कुल बढ़िया टाइम है अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करने का. ठीक है जी. तो उसके लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके लिए और इसमें डिस्कस करेंगे हम हाउ टू हैंडल न्यूमेरिकल्स इन जैब. ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती देखी गई है पिछले कुछ अटेम्प्ट से. ऑल्सो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो जैब का डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है हर अटेम्प्ट के साथ. और डिफ़िकल्टी जो है वो मोस्टली इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं. तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे कि कैसे हमने डील करना है अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए. अगर आप चाहते हो आप बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर लो अपने नवंबर अटेम्प्ट में तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं. बिफोर वी मूव अहेड विद दिस टॉपिक लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज आई ऑलवेज से किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक रोड मैप दे देते हैं कि कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ना. कितनी फ्रीक्वेंसी से किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस टॉपिक यो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनडायरेक्ट घूम घुमा के आ रहे हैं. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो. तो आपका काम आसान करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जो कि आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको चेकआउट कर सकते हो. और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड रेलेवेंट एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे. सो डू गिव इट अ ट्राई, डू चेक इट आउट. तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में आपको उसको लेके जाना है. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हाउ टू टैकल न्यूमेरिकल्स इन जैब. देखो न्यूमेरिकल्स को पहले मतलब ये देखने से पहले कि कौन से कंपोनेंट कौन सा टॉपिक, ओवरऑल जनरलाइज्ड मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करना है. तो सबसे पहले तो नो द कॉन्सेप्ट्स वेल. जितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको है उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे न्यूमेरिकल्स में. क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. डेप्रिसिएशन को कौन से मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है इसका रट्टा मैं चाहे जितना भी मार लूँ, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, क्यों हम इसको पी एंड एल में डेबिट साइड पर लिखते हैं, क्यों हम इसको एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, अनलेस आई नो द एक्चुअल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आई वोंट बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस प्रॉपरली. अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर कॉन्सेप्ट्स वेल. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हमेशा होनी चाहिए, वो फाउंडेशन बिल्ड करेगी. जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, लेट्स से मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी गई है, बैलेंस शीट की बात करी गई है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं है ना, उसमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं. तो मैंने एक शीट बना लेनी है, एक पेपर पर मैंने वो फॉर्मूलाज साथ के साथ लिखने स्टार्ट कर देने हैं. उससे क्या होगा, उससे कल को परसों को चलते फिरते जब भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं उन फॉर्मूलाज को देखूंगी और मेरे को 3-4 रिविजन्स के बाद आई विल स्टार्ट गेटिंग फेमिलियर विद देम. मेरे को समझ मतलब एक ना याद विजुअल मेमोरी क्रिएट होने लग जाती है. जब आप एक फॉर्मूला शीट बना लेते हो एक विजुअल मेमोरी भी क्रिएट होने लग जाती है. रिवाइज करो साथ साथ उसको, हो सके तो अगर आपका कोई डेडिकेटेड एरिया है तो वहाँ पर लगा लो और जस्ट गो थ्रू देम व्हेनेवर यू हैव टाइम. सो दैट इज समथिंग दैट विल बिल्ड द फाउंडेशन वेल. फिर आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास क्वेश्चंस आए वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी भी जब आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जाम में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को पहले डी कोड करो, उसको रीड करो, देन री रीड इट, 2 बार पढ़ो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट होती है. आपको कंफ्यूज करने के लिए जैब में स्पेशली एएफएम में देखा गया बहुत बार इररेलेवेंट डेटा आपको दिया होता है जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इट्स जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू. उस चीज़ को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आराम से तसल्ली से, और जो फालतू की चीज़ें लग रही हैं जो कि आपको पता चल रहा है यार ये मैंने कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा है, इसमें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना. डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है, इसमें अगर बैड डेट्स बताए हुए हैं साइड में या और कुछ बताया हुआ है तो ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, तो मैं उसको निकाल दूंगी. ठीक है जी. तो फर्स्टली वी हैव टू डी कोड द क्वेश्चन क्वाइट वेल, एलिमिनेट द इररेलेवेंट डेटा. फिर उसके बाद अगर आपको लगता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया,
आप श्योर हो, लेकिन लेट्स से आप 80% श्योर हो कि यार आंसर आ तो गया, इसके आसपास का यही लग रहा है, लेकिन आपको और श्योर होना है और आपके पास टाइम है वो करने का, तो आप क्या करोगे? आप क्रॉस चेक करोगे। क्रॉस चेक कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। ए बी सी डी ऑप्शन है, आपने ए टिक किया है, आपको लग रहा है सी डी, बी सी एंड डी भी हो सकते हैं, तो आप एक एक को रिवर्स क्वेश्चन में पुट करके देखोगे, वैल्यू में रिवर्स कहते हैं ना, रिवर्स तरीके से आप वैल्यू को डिराइव करने की कोशिश करोगे, अपने क्वेश्चन तक पहुंचोगे आंसर की मदद से, और जो ऑप्शंस बिल्कुल गलत लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करते रहोगे। आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पर डैश है, डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए में बोला हुआ है 2, इसमें बोला हुआ है 3, इसमें बोला हुआ है 4, इसमें बोला हुआ है 6। मेरे को लग रहा है ऑप्शन 2 है। ठीक है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 है, लेकिन आई वॉन्ट टू क्रॉस वेरीफाई। मैंने अपने आप अपने दिमाग से कोई फॉर्मूला लेट से लगाना था इसमें, और मैंने लगा दिया और मेरे को 2 आंसर लगा। अब लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने ये ऑप्शन उठाना है, मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक में डाल के देखना है कि अच्छा 6 + 1 ये तो 7 हो गया, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, एलिमिनेटेड, डी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। सिमिलरली आई डू फॉर बी ऑप्शन, आई विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ये मैंने डाल के देखा और मुझे पता चल गया यार ये तो सही लग रहा है। 4 को जब मैं यहाँ पे डालूं रिवर्स, जब मैं क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाऊं, तो उस रिवर्स मेथड से जो आंसर है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5, विच इज करेक्ट, है ना। तो अब मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ और मुझे पता चल सकता है कि मैंने जो ऑप्शन स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था वो गलत है। सो कहने की बात यह है, इफ़ यू हैव टाइम तो आप एलिमिनेशन या रिवर्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। कब कर पाओगे आप ये तीनों चीज़ें? जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एंड न्यूमेरिकल्स के केस में द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हमने क्या करना है, हमने फटाफट से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उनकी फॉर्मूला शीट्स बनानी है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी तैयारी करनी है, और वो कैसे तैयारी होगी? थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो ये एक जनरल तरीका है न्यूमेरिकल्स को ओवरऑल हैंडल करने का। अब हम बात कर लेते हैं आपके कंपोनेंट्स की। तो अब हम देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वेटेज क्या है न्यूमेरिकल्स की किस किस कंपोनेंट में, मॉड्यूल्स उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और टॉपिक्स। ठीक है, तो इन तीनों एस्पेक्ट्स की हम बात अभी करेंगे। तो आपके ये 4 कंपोनेंट्स हैं जैब में, इसमें से सबसे ज़्यादा हाई वेटेज इन न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं दैट इज़ AFM। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो, है ना, उन्होंने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में एंड ऑल दैट। सो दिस सब्जेक्ट इज अबाउट सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर यू। अकाउंटिंग की फाउंडेशन, ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बननी है, ट्रायल बैलेंसेस, तो स्टार्टिंग से कहानी वो जो अकाउंटेंसी की स्टार्ट होती है, फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज रेशोज, है ना, फाइनेंशियल, बाकी जो रेशोज हो गई, स्टेटमेंट्स हो गए, कैश फ्लोज एंड ऑल, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। PPB एंड IEIFS जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, एंड सो इज RBWM। ये तीनों वैसे थ्योरेटिकल हैं। IE एंड IFS इज इकोनॉमिक्स। PPB ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है बिकॉज ये डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इसमें भी आते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसमें भी आते हैं, लेकिन AFM जितने नहीं आते। RBWM की बात करूं तो अगेन इसमें भी एक मॉड्यूल है, ये आप बोल सकते हो इट्स अ मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये भी ज़्यादा इंक्लाइंड है थ्योरेटिकल की तरफ सब्जेक्ट जो है, लेकिन इसमें से भी प्रैक्टिकल्स या न्यूमेरिकल्स उठ कर आते हैं। एडिशनल एक मटेरियल इसमें दिया हुआ है, वहाँ से और ज़्यादा उठ के आते हैं। तो कहने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा वेटेज की इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, AFM इज़ द कंपोनेंट जिसमें से न्यूमेरिकल्स उठकर आते हैं सबसे ज़्यादा। बट डज इट मीन कि IE IFS PPB एंड इसमें से नहीं आते? ऐसा नहीं है, इन तीनों में से भी आते हैं, PPB में भी काफ़ी आए हैं, और अब इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो हम सारे ही मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट के, हर कंपोनेंट के, और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद IE एंड IFS। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 10 CSR जो है, इसमें से एक बार एक क्वेश्चन उठकर आया था। मॉड्यूल बी की बात करूं तो चैप्टर 13 डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट, GDP, डेफिसिट्स। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जो मैंने आपको दिए हैं, इनमें से न्यूमेरिकल्स उठकर आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो वेन एवर यू आर स्टडिंग दीज चैप्टर्स, आपको
इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी के आगे तारा बना हुआ है, ये क्यों है? ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी तक मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मॉड्यूल सी की। इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी का एक टॉपिक है। इसमें से न्यूमेरिकल्स उठकर आए हैं, एंड राउंडिंग ऑफ एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, है ना, इसमें से भी न्यूमेरिकल्स बने हैं। एक आधा ही बना है, बहुत ज़्यादा नहीं बने, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल वाले। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मॉड्यूल बी। देन वी हैव योर एएफएम। एएफएम में आपका मॉड्यूल ए एंड सी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जर्नल एंट्रीज, है ना, जर्नल्स, इनमें कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। मॉड्यूल ए में से ये उठकर आ सकते हैं। मॉड्यूल सी में यील्ड टू मैच्योरिटी, बॉन्ड कैलकुलेशन, रेशोज, जिसमें अपने आप में ही 20 से ज़्यादा, 20 से 25 के बीच में रेशोज हैं, काफ़ी ज़्यादा रेशोज हैं मतलब इसमें। एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कोर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें से क्वेश्चंस जो हैं आने ही हैं। तो ये जो दो मॉड्यूल्स हैं, मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉड्यूल बी और डी ये कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पहले भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो आपने ध्यान से पढ़कर चलना है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शेयर कैपिटल, and marginal costing and contract costing. Then we have RBWM. RBWM में मॉड्यूल ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल वाले आए हैं। एंड एडिशनल स्टडी मटेरियल जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल्स का पार्ट नहीं है। बी सी डी जो है वो इंटायरली कॉन्सेप्चुअल है, उसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन एडिशनल स्टडी मटेरियल जो हमें दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो इसमें टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ लैंड, ईएमआईज। ठीक है जी। तो जब भी आप ये एडिशनल स्टडी मटेरियल देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। देन वी हैव योर पीपीबी. PPB in itself is a theoretical subject, as I've already told you, बट इसमें जो ऑप्शन आई मीन जो मॉड्यूल बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ए सी एंड डी जो है वो थ्योरेटिकल रहेंगे, लेकिन बी में ये चैप्टर वाइज टॉपिक्स जो है आपके सामने हैं, जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आए हैं और इनमें जो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन से टॉपिक हैं ये? चैप्टर 23, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। इसमें जो असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से है? व्हेन यू विल गो थ्रू द सब्जेक्ट यू विल गेट टू नो। तो द टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, MPBF मेथड, कैश बजट मेथड, ये सारे आपने कवर करने हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशो आपने इसमें कवर करना है। Then there is chapter 28, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, एनपीएस। तो एनपीएस तो वैसे भी बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? तो उसके प्रोविजंस को कैलकुलेट करना है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, तो आपकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, आरबीआई का एक सर्कुलर आया है लेटेस्ट, उसको लेकर। तो अगेन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी से रिलेटेड है ANBC एंड CEO BSE, राइट? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर एडवांस, लाइक कैलकुलेट किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी उठकर आए हैं पीपीबी में। काफ़ी बार किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक वाइज आपके पास लिस्ट मैंने अवेलेबल कर दी है ना? आप इनको देख सकते हो, एंड जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, यहाँ से रेफर कर सकते हो और अपने न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको बहुत बढ़िया इन टॉपिक से एसोसिएटेड प्रिपेयर कर सकते हो। तो सब्जेक्ट की मास्टरी जो है आपको होनी चाहिए, वो कब होगी? जब आपको कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। एंड प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
आपको सब मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड कोई लगता है आपको कि यार यहाँ पे अभी मेरी पकड़ इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को जब एक बार हाथ से नहीं निकालोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने आराम से तसल्ली से बैठ के उस चीज़ को प्रैक्टिस किया हो। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ सिंस यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि फ्रीडम सेल जो है उसका टाइम एक्सटेंड हो गया है। जो फ्रीडम सेल थी हमारी, तो आज एंड कल 16 एंड 17 2 दिनों के लिए हमने ये एक्सटेंड करा है। तो आप जो डिस्काउंट अवेल कर सकते थे 76% का ऑन द मास्टर कोर्स बाय यूजिंग द कोड India76, आप ये अभी भी कर सकते हो। तो आज और कल की टाइम लिमिट है आपके पास। इफ़ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स, इफ़ यू वांट टू गिव अ स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन, आई वुड एडवाइस यू कि एक बार ये ब्रोशर आप ज़रूर चेकआउट करिए, बिकॉज ये दिस इज़ अबाउट द मास्टर कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको वीडियोस होती हैं हर कंपोनेंट की 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। तो उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग के लिए एंड अदरवाइज एक वन ऑन वन सेशन के लिए आपके पास लाइव क्लासेस होंगी। आपको कोई डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे एंड अ लॉट मोर, राइट। तो ये ब्रोशर है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जाना का है आपने edutap.in पर, कोर्स अवेल करना है तो यहाँ पर बाय नाउ कर कर आप जो कूपन कोड है India76 उसका इस्तेमाल कर कर 76% का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आज और कल के लिए ही है। ठीक है जी। सो विद दिस आई would like to wish you all the very best for your examination and your preparation. तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।